मॉर्निंग क्लास नाउ फिर पॉइंट चुप रहे और सुने मुझे। आज फिजिक्स का तुम्हारा एक नया क्लास है। अभी हम आपको बता रहे थे कि जब मैग्नेट जो करंट कैरिंग वायर है या धारा लेखी चालक है उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है B इज इक्वल टू, और इसे हम dB अगर स्मॉल पार्ट के लिए कहें dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इससे हमने अलग अलग तरह के फार्मूले प्राप्त किए। ये क्या है? ये बायो-सावर्ट लॉ है। या हमने कहा था एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, उसका एक छोटा पार्ट ले लिया, यहाँ पर फील्ड निकालना है B, ये थीटा कहा, ये r कहा, तो दैट विल बी द फील्ड। इसके अलावा हमने मैग्नेट के बारे में भी आपको पढ़ाया। स्मॉल मैग्नेट ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके दो पोल हैं, इसके चारों तरफ का वो मैग्नेट एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्शन फील करे या मैग्नेट टॉर्क फील करे, उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड कहा। फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। इसके अलावा हमने आपको और भी कुछ बताया जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस था, ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। यह भी बताया कि नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ में एंटर होती हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और साउथ में एंटर होती है, उसके अंदर ऐसे जाती है, क्लोज कर्व है। ये भी बताया कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ये भी ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि कोई भी मैग्नेटिक लाइन फोर्स ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि इस पॉइंट पर एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। ये सारी चीजें अब आप जान चुके हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्यों डेवलप हो रहा है किसी करंट कैरिंग वायर के अंदर, ऐसा क्या है? तो थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज देखिए, ये वायर है, इसमें हमने ये करंट के लिए एक सोर्स लगा दिया जो पोटेंशियल डेवलप करेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इधर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे, तो करंट बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो किसी भी वस्तु में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो चालक बनेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो चालक नहीं होगी। यानी कोई वस्तु चालक है, अचालक है, अर्धचालक है, मींस कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, करंट फ्लो होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो या तो कोई चीज कंडक्टर है या इंसुलेटर है। कौन कंडक्टर है? कंडक्टर वो हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए मैंने बताया था, ऑलरेडी बताता चला रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज। तो पहले वोल्टेज, उसके बाद करंट, या वोल्टेज का इफेक्ट करंट है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब हमने जो करंट है उसके बहुत सारे इफेक्ट आपको बताए, जैसे हीटिंग इफेक्ट बताया, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ बताया, एक केमिकल इफेक्ट है, एक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो जब किसी वायर से या इलेक्ट्रोलाइट से करंट फ्लो होता है तो वो अपना प्रभाव जनरेट करता है। जैसे अभी एक प्रभाव आपने देखा जो बायो-सावर्ट ने आपको बताया था कि जब भी उससे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और उससे ने बताया था आपको, और जो फार्मूला निकालने के लिए बताया वो बायो-सावर्ट ने बताया कि जब करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड मींस उसके चारों तरफ एक चुंबकत्व डेवलप हो जाएगा। करंट स्विच ऑफ कर देंगे, चुंबकत्व खत्म हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मीनिंग है कि जब तक किसी कॉइल में करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ जनरेट कर लेगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर करंट नहीं है, नो करंट इज देयर, तो कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। राइट, ये हमने बताया। अब क्या आज क्या जानना चाह रहे हैं? ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और उससे फिर हमने कॉइल बनाई है और उसे ले जाकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो क्या होगा? इसी के बेसिस पर इसका जरूरत हमें क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा कि हम ये जानना चाहते हैं, ये मेजर करना चाहते हैं कि कितना करंट और कितना पोटेंशियल होता है। उसके लिए दो डिवाइसेस मैंने आपको बताई थी। करंट के लिए धारा नापी जाती है किसमें? बताएं, किससे नापी जाती है? अमीटर से। और वोल्टेज नापी जाती है, वोल्टेज नापी जाती है वोल्टमीटर से। वोल्टेज नापी जाती है वोल्टमीटर से, धारा नापी जाती है अमीटर से। धारा हम नापेंगे अमीटर से, वोल्टेज हम नापेंगे वोल्टमीटर से। तो ये वोल्टमीटर और अमीटर कैसे बनते हैं? एक चीज आप इसमें और पढ़ लीजिए, वो है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट में प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करेगा कि किसी भी परिपथ में करंट है या नहीं। नापेगा नहीं, नापेगा कौन? अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट और है जो धारा के प्रभाव पर ही कार्य करता है, और उस गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। A to V एंड A to G to V एंड G to A। गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में और गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट बदला जा सकता है। तो उसके लिए बेसिकली हमें गैल्वेनोमीटर पढ़ना पड़ेगा। और गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो इस बात पर बेस्ड है कि जब कोई कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रही हो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर एक टॉर्क काम करने लगता है, यानी कि वो घूमने लगती है। हमारे पास एक, मान लिया ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां हमने एक करंट कैरिंग कॉइल रख दिया, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित ये हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। इसे P कहा, इसे Q कहा, इसे R कहा, इसे S कहा। तो इस कॉइल पर टॉर्क काम करने लगेगा, इधर और इधर फोर्स काम करने लगेगा और ये कॉइल ऐसे घूमने लगेगी। इसी की वजह से ये पंखा चलता है। राइट, इसी की वजह से ये पंखा चलता है। जो भी मोटर काम करती है, इलेक्ट्रिक मोटर, जहां पर भी हम जो करंट एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल यही है, बेसिक सिद्धांत उसका यही है। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उस पर एक टॉर्क मींस एबिलिटी टू रोटेट, मींस आघूर्ण, बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा और वो घूमने लगेगी। वो कैसे घूमेगी, उस पर कितना टॉर्क काम करेगा, साथ ही साथ ये टॉर्क डेवलप कैसे हो रहा है, ये हम जान रहे हैं आज। इसके लिए सबसे पहले हमें कॉइल जो है ये देख रहे हैं हम, ये P यहां से Q, P से Q एक तार हुआ, Q से R ये हुआ, ये हुआ, इसे अलग अलग तारों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो पहला काम हमारा क्या है? पहला वर्क बच्चों ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, तो उस पर एक बल काम करने लगता है। मींस whenever a current carrying wire is placed in an external magnetic field then it will experience a force। उस फोर्स की वजह से ही ये टॉर्क बनेगा। तो पहला काम हमें ये पता करना है कि जब हम तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो कितना बल उस पर लग रहा है। ठीक है, तो ये हम देखना चाह रहे हैं, देखें, इसे हटा देते हैं।
अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर हम ऐसे ऐसे कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? चुंबकीय क्षेत्र परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये जो प्लेन है इसके ऐसे अंदर पूरा चल, ठीक है। दूसरा तरीका है यूं बनाया हुआ है, बाहर इस प्लेन के लिए प्लेन कौन? चुंबकीय क्षेत्र, इसे हटा दें, यहां आते हैं। वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर से इधर चलेंगी, ये दिशा। बात क्लियर है? अभी मैंने बताया कागज पर रिप्रेजेंट करने का तरीका से, ये तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे दिखता है, अगर हमें ऐसे ऐसे दिखाना हो, अभी हम दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे तो दिखा पा रहे हैं, अगर हम ऐसे ऐसे दिखाएं ऐसे ऐसे ही तो क्या होगा? बाहर से अंदर क्रॉस, अंदर से बाहर डॉट, ये मैंने बताया, ठीक है। जान रहे हैं इसे? तो ये हम बता चुके। अब मान लिया ये करंट कैरिंग वायर हमने ये रख दिया यहाँ, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और ये थीटा एंगल है, और जितना जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है इसकी लंबाई मान लिया एल है, ठीक है। तो इस पर एक लॉरेंज फोर्स का काम, जो इस पर एक फोर्स काम करेगा, F इक्वल टू आई करेगा आई बी एल साइन थीटा। कहां से आया? प्रोपोर्शनलिटी से आया। जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स, जितना लेंथ जितनी ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स, तीन फैक्टर तो ये होगा। और थीटा इज द ओरिएंटेशन, कैसे रखा है, राइट। अगर हमने वायर ऐसे रखा तो ये, अगर हम थीटा बराबर 0 ले लें, यानी कि तार जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उधर ही तार में करंट भी जा रही है, यूं रखा है, तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, F इक्वल टू 0, क्योंकि साइन थीटा बराबर 0, साइन 0 इक्वल टू 0। जब थीटा इक्वल टू 90 ले लें तो उस केस में F इक्वल टू आई बी एल, मैक्सिमम फोर्स काम करेगा अगर हम ऐसे रख देंगे, ऐसे। बात क्लियर हो रही है? अब फोर्स है तो डायरेक्शन है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेंगे इसे, राइट। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा ये तो हमने इससे कैलकुलेट किया, फ्लेमिंग के रूल से ये पता कर लेंगे डायरेक्शन कौन सी है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी। जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा डायरेक्शन। तब इसका थिंग कंप्लीट होता है, तब इसकी चीज कंप्लीट होती है, तब इसका स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन पूरी होती है। आप फोर्स बताएं, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताएं, तो फ्लेमिंग के रूल से आप इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो ये अभी हमने देखा कि इतना फोर्स किसी भी करंट कैरिंग वायर पर लगता है, क्या? F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये हमें यूज करना पड़ेगा। अभी इसके थोड़ा और अंदर जाते हैं। क्या वायर से ही सिर्फ फोर्स लगने लगा? ऐसा नहीं है। वायर पर क्या चीज थी उसके अंदर? उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल थे Q, यानी कि इलेक्ट्रॉन चल रहे थे। करंट कब बनी? जब इलेक्ट्रॉन चले। क्या हम कोई बिना करंट कैरिंग का वायर उसमें रख दें, यानी कि जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है? अगर ये हमारा चालक रखा है, इसे हम कह रहे हैं एक्स और वाई, इसमें I बराबर 0 है, करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा? बताएं, क्या इस पर फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पर I इक्वल टू 0 हो गया, करंट का होना आवश्यक है। यह फार्मूला उस पर बेस्ड है कि किसी धारा रेखी चालक को जब आप, या करंट कैरिंग वायर को, जो धारा जिसमें प्रवाहित हो रही हो, उस वायर को आप लेकर जा रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में। अगर करंट कैरिंग वायर में करंट नहीं है, सिर्फ वायर है,
तो फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो करंट किससे है? करंट है इलेक्ट्रॉन से या चार्ज पार्टिकल्स के मोशन से। तो अभी एक फार्मूला इसके अंदर और है कि अगर कोई, ये हमारा, ये हम यहां ले लेंगे नॉर्थ है, ये ले लिया हमने साउथ है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे जा रही हैं। अब इसमें क्या करा, तार नहीं है इस बार एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, जिसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। क्या होता है जब कोई आवेशित कण किसी भी एक्सटर्नल बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर भी एक फोर्स लगता है और वो फोर्स लॉरेंज फोर्स है। तो उसे वो होता है F = QVB sin थीटा। इसी से बना है। देखो इतना तो ये है, ये है, ये है, ये है, यहां और यहां बदला है, ये बाद में बदल के यही आ जाता है। तो QVB sin थीटा, Q कितना है? जो वायर है, जो हमारा चालक है, जो ये चालक एंटर हुआ, इस पर कितना चार्ज है, वो Q है। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कौन बताएगा? कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। ठीक है। तो जब कोई आवेशित कण किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और उसका वैल्यू है F = QVB sin थीटा। इसमें भी अगर थीटा 0 है, यानी कि उसी दिशा में चल रहा है पार्टिकल जिस दिशा में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर कोई बल काम नहीं करेगा क्योंकि थीटा = 0। बात क्लियर हो गई है? और अगर जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर जा रहा है तो उस केस में थीटा बराबर 90 होने पर, थीटा = 90 है, 90 के होने पर क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। 90 होने पर मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। 90 होने पर मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। बात क्लियर है? इसका भी डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का रूल है, वो हम पता करेंगे। तो ये हमें अब पता चल गया कि जब कोई आवेशित कण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे तो उस पर एक बल लगता है और उस बल का वैल्यू है ये। अब इन्हीं आवेशित कणों से धारा बनी है। तो जब धारा देखिए, धारा लेने वाला कोई तार या जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा कोई तार हमारे पास है, चालक है, उसे हम एक्सटर्नल फील्ड में काम रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है F = IBL sin थीटा। ऐसा क्यों है? ये दोनों चीजें मैं बता चुका, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो आया है इससे। अब एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। अब Q के चलने से क्या होगा जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन होने लगा, इस पर बल लगने लगा। यानी कि आवेशित पार्टिकल जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे तो बल क्यों लगता है? मैंने आपको बताया कि जब भी करंट फ्लो होगी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब समझे, बाहर से आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, क्या इस चार्ज पार्टिकल के चलने से अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा? बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा। जैसे जो अभी मैंने बताया, जो तार है अगर उसमें करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो करंट कैसे? तो स्मॉल पार्टिकल से। तो स्मॉल पार्टिकल अपने आप ही फील्ड बनाएंगे। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर का, एक इसका डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड, जब दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स लगता है। तभी तो मैग्नेट, जो मैग्नेट है दूसरे मैग्नेट को घुमा देती है या मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, इसी वजह से तो होता है। क्या इतनी बात समझ गए हैं? तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि जो भी कोई करंट कैरिंग वायर है उस पर एक फोर्स लगता है F = IBL sin थीटा, और जो कोई चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स लगता है F = QVB sin थीटा। इसका एप्लीकेशन है वो साइक्लोट्रॉन है।
साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर देता है, राइट। यानी कि इस सिद्धांत पर साइक्लोट्रॉन काम करता है और इस सिद्धांत पर ये जो आया है इसके सिद्धांत पर अभी हम गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। यानी कि दो चीजें जो बताई गई इन्हीं के बेसिस पर दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन शायद आपके यहाँ नहीं है, दैट इज नॉट इन योर कोर्स, लेकिन साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। क्या है? चार्ज पार्टिकल को जो तेजी से भगा देता है। क्या जरूरत पड़ गई चार्ज पार्टिकल को तेज भगाने की? इच्छा। हमें एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स की आवश्यकता क्यों है? हम जो आवेशित कण हैं, त्वरित आवेशित कणों का हम क्या करते हैं? हमें क्या जरूरत है? करंट बनता है उससे। नहीं, करंट तो वो तो चलेगा तो करंट बनेगा। हम एक्सेलरेट क्यों करना चाहते हैं? उन्हें क्यों तेज भगाना चाहते हैं? हरप्रीत यही नाम है, नहीं है नाम? हाँ हरप्रीत, हाँ बोलो मिस हरप्रीत। हमें आवेशित कणों को त्वरित करने का आवश्यकता क्या है? आप बताएं, क्या नाम क्या है? बुसरा। हाँ मिस बुसरा, आप बताएं। कोई और बताना चाहे? आदमी सबसे पहले से जब डेवलप हुआ उसकी इच्छा क्या है? सब लोगों की इच्छा क्या होती है? आप बताएं। मतलब एक जनरल प्रेडिक्शन क्या है? हर आदमी क्या चाहता है? आप क्यों पढ़ रहे हैं? आगे बढ़ना। आगे बढ़ना मतलब कुछ करना, जैसे कुछ करने से क्या होगा? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो कोई बात नहीं। मतलब इतने सारे बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा आप बताओ, मतलब क्या बन के क्या करेंगे? व्हाट विल यू विल डू? कैरियर से क्या होगा, क्या मिलेगा? ताकि अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके। अपनी जरूरतें कौन पूरी करता है? हाँ बोलो ना। हाँ राइट, यहाँ तो हम सारा काम जो करते हैं, सारा 3-5 जो ये कर रहे हैं, द होल 3-5 इज ड्यू टू द मनी। ठीक, ये बात सही है। हम सब काम पढ़ क्यों रहे हैं? जिससे हमारी अच्छी जॉब लगे, जिससे हमारे ज्यादा पैसे आए तो उल्टी सीधी चीजें खरीदें। जैसे फोन जो है, थोड़ा अच्छा फोन खरीद लें, थोड़ी लंबी गाड़ी खरीद लें, थोड़ा ज्यादा बड़ा मकान खरीद लें। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ज्यादा मुसीबत आ गई तो प्राइवेट जेट खरीद लें, हवाई जहाज, बस। और ज्यादा पैसे हो गए तो अपना एक स्पेस क्राफ्ट खरीद लें। यही तो खरीदेंगे, क्या कर पाएंगे? तो अंतिम सामान्य इच्छा क्या है? सबकी एक ही इच्छा होती है, पैसे आना। वैज्ञानिकों का भी यही नाटक होती है शुरू से। बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग चीजों के लिए शोध कर रहे थे। कुछ मानवता की भलाई के लिए शोध कर रहे थे, तो भलाई अल्टीमेटली ये पता लगी कि भाई एक सोना ऐसी धातु है जो सबसे महंगी है। तो हमें किसी तरह से सोना बनाना आ जाए। अगर हमें सोना बनाना आ गया तो हम बहुत रिच हो जाएंगे। ये है, इसे इतनी बड़ी मेज है, इसे किसी तरह से सोने की बनाते हैं तो बहुत करोड़ों में बिकेगी। तो हर एक जो वैज्ञानिक था इसलिए प्रयोग करने लगा कि हम किसी तरह से इंफीरियर मेटल को सुपीरियर मेटल में बदल दें। इंफीरियर मेटल लोहा जो आसानी से उपलब्ध है, सुपीरियर मेटल सोना। तो उस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग भी किए, लेकिन ये भी था चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर कर इंफीरियर मेटल पर बम्बार्ड कर पाए। और एक कंसेप्ट ये था कि वो किसी तरह से सोने में तब्दील हो जाएगा, लेकिन नहीं हुई। लेकिन वहां पर हमें एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत पड़ी। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं। उसने सोने की पत्ती पर बम्बार्डमेंट करवाया, कुछ सीधे चले गए, कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वापस आ गए, कुछ ज्यादा एंगल से डेविएट हो गए, तो हमें पता चला कि कोई नाभिक है। यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ढूंढें।
तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ये है साइक्लोट्रॉन्स पर, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अभी हम पढ़ने जो जा रहे हैं देखें। अब हमारे पास क्या है, एक हमने देख लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहां पर हमने एक कॉइल रख दिया, कॉइल में मान लिया ये करंट फ्लो हो रहा है, राइट। इसे P कहा, इसे Q कहा, इसे R कहा, इसे S कहा। मान लिया ये लगभग जुड़ा जैसा है, बहुत पास पास है। इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है, ये इस तरह से। इसे तोड़ के कर सकते हैं, तो P Q R S को आप डिवाइड कर सकते हो, P Q Q R R S और S P। ठीक, देखिए अब क्या है, एक इस पर फोर्स लगेगा, एक इस पर फोर्स लगेगा। अगर ये कॉइल ऐसे जा रही है, ऐसे घूमी हुई है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये आ जाएगा F इक्वल टू I B L की जगह B sin थीटा। 90 होने पर ये खत्म। तो एक फोर्स इधर लगेगा, इसे F1 कहा, एक फोर्स उधर लगेगा, इसे F2 कहा। ये दोनं इक्वल और अपोजिट हैं, ठीक है। तो इस पर जो कलेक्टिव इफेक्ट है F1 और F2 का 0 हो जाएगा। F1 एंड F2 का कलेक्टिव इफेक्ट 0, राइट। अब एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, इसे F3 कहा, इसे F4 कहा। ये F3 F4 अलग अलग लग रहे हैं, तो ये इसे घुमा देंगे ऐसे, राइट। तो क्या बनेगा उस पे, F1 वो F3 एंड F4 ये मिलके बनाएंगे टॉर्क, आघूर्ण। इस आघूर्ण के कारण ये कॉइल घूमना शुरू हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है। तो सिचुएशन क्या है, जो बलाघूर्ण है, इधर देखिए बलाघूर्ण कैसे काम करेगा, वो कैसे निकालेंगे। एक ये इसे F3 कह दो, ये यूं आया, इसे F4 कह दो, राइट। ये यूं आया, ये B है, ओके। उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये अब इसे परपेंडिकुलर सामने का आएंगे थीटा, और सामने का ये थीटा है, F1 F3। ये F, ये दोनों जो आएंगे क्या आएंगे, ये आएंगे I B L, ये भी होगा F इक्वल टू I B F3 कहाँ गया, I B L, और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा sin थीटा। तो टॉर्क जो निकल के आएगा, टॉ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आ गया हमारे पास I B L sin थीटा 90 की वजह से चला गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया B sin थीटा। ये B और L मिलकर A हो गए, I A B sin थीटा, ये टॉ है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है तो टॉ इज इक्वल टू n I A B sin थीटा है। टॉर्क है, टॉर्क यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक चीज और ने, अगर I इंटू ए n I इंटू ए m होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो टॉ आ गया mb sin थीटा। ये m और b दोनों वेक्टर है, तो इसे लिखा जा सकता है टॉ इक्वल टू m क्रॉस b। तो किसी भी करंट कैरिंग कॉइल पर एक टॉर्क लगता है और उसका वैल्यू होता है m क्रॉस b या NIAB sin थीटा। तो जो इसे डिफ्लेक्ट करता है, जो इसे घुमाता है, तो करंट कैरिंग कॉइल पर एक टॉर्क काम करता है, टॉ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा।
या साइन अल्फा भी कह सकते हैं, थीटा या अल्फा। बात क्लियर है?